ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस डिवाउरर सिस्टम, अध्याय 741। युद्ध समाप्त होता है। शैतान के सरदार, जो ज़ेरास को रोकने के लिए तेजी से उसकी ओर भाग रहे थे, ने महसूस किया कि उनके चेहरे बदल गए हैं जब अचानक ज़ेरास पीछे मुड़ा और उनकी ओर भागा। अनिच्छा से उन्होंने अपने हमलों की तैयारी की, लेकिन जल्द ही ज़ेरास की आंखों में भय की झलक देखी, क्योंकि उसने हमलों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और बस भाग गया। इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा है, उन्होंने महसूस किया कि अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली ऊर्जा का उछाल अचानक उनके पीछे खिल गया। अगले ही पल ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर ने उन्हें निगल लिया, इससे पहले कि वे अपना एक भी कदम उठा पाते। हालांकि ज़ेरास खुद दिन के उजाले में पकड़े गए चोर की तरह भागा, फिर भी वह धीमा था और विस्फोट ने उसे भी ढक लिया। उसके बाद हुए धरती को हिला देने वाले विस्फोट के बीच उसका आकार खा गया। अंतरिक्ष में एक खुला हुआ मुंह, एक भंवर दिखाई दिया। यह ऊर्जा के विस्फोट से बलपूर्वक बनी एक दरार थी। इसके बनने के तुरंत बाद पूरे क्षेत्र में एक चौंकाने वाला शक्तिशाली अवशोषण बल महसूस किया गया, क्योंकि विस्फोट और उससे उत्पन्न होने वाली शॉकवेव सभी तुरंत ही दरारों में भेज दी गईं। यही एक कारण था कि ज़ेरास ने युद्ध को मुख्य युद्ध क्षेत्र से दूर स्थानांतरित कर दिया था। अगर वहां दरार खुल जाती तो कौन जानता था कि उसके कितने योद्धा तुरंत ही उसमें समा जाते। हालांकि इस दृश्य का वर्णन करने में बहुत समय लगा, लेकिन ये 10 सेकंड में खत्म हो गया और आखिरकार दृश्य सामने आ गया। एक ऐसा दृश्य जिसने सभी के जबड़े जमीन पर गिरा दिए। युद्ध क्षेत्र में पहले ज़ेरास और 7 शैडो लॉर्ड्स थे। शैडो लॉर्ड्स में से एक ने विस्फोट करने का फैसला किया, जिसका मतलब है कि ज़ेरास और कुल 6 शैतान लॉर्ड्स को रहना चाहिए। लेकिन अभी जो कुछ बचा था वह 3 शैतान लॉर्ड्स थे, जो हड्डियों के अलावा कुछ भी नहीं रह गए थे, वर्तमान में खून को लगातार काट रहे थे और अपने घुटनों पर थे। उनके शक्तिशाली हथियार कहीं नहीं मिल रहे थे और उनकी पहले की शक्तिशाली आभा एक ऐसी अवस्था में पहुंच गई थी जिसे गैलेक्सी रियल्म विशेषज्ञ भी दयनीय मान सकते थे। शैडो लॉर्ड्स में से एक ने ज़ेरास से छुटकारा पाने के लिए जिस विस्फोट का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, वह उल्टा पड़ गया और 3 शैतानों को मार डाला, उन्हें रसातल की गहराई में खींच लिया, जिसे उसने खुद लिया था। और जिस व्यक्ति को उसने मारने की कोशिश की थी, वह वर्तमान में युद्ध के मैदान में खड़ा एकमात्र व्यक्ति था। उसका आधा शरीर केवल क्रिस्टल क्लियर सफ़ेद हड्डियों में सिमट कर रह गया था, जिस पर रून अंकित थे। लेकिन उसके शरीर का दूसरा हिस्सा केवल निशान था और उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान से पता चलता था कि वह निश्चित रूप से इस स्थिति से बच जाएगा। हा, अनुमान लगाओ कि आखिर में किसकी हंसी होगी, कुतिया। ज़ेरास ने मुस्कुराते हुए खुद से सोचा। जब उसे लगा कि वह विस्फोट करने वाली है, तो ज़ेरास कसम खा सकता था कि उसने अपनी आत्मा को अपने शरीर से निकलते और उड़ने की कोशिश करते देखा था। लेकिन ज़ेरास ने जल्दी से उसके पीछे दौड़ लगाई और उसे अपने शरीर में वापस खींच लिया, इससे पहले कि वह उससे बच सके। उस कुतिया ने उसे लगभग सफलतापूर्वक मार डाला था, लेकिन अंदाज़ा लगाए कि आखिर में कौन खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। बिना किसी दया के ज़ेरास की तलवार तुरंत उसके हाथ में आ गई और अगले ही पल तलवार के 3 बार फटने की आवाज़ गूंजी और शैतान के सरदार असहाय होकर केवल देख सकते थे कि कैसे कटाना उनके शरीर से गुजरा और उनके भीतर बची हुई जिंदगी के आखिरी निशान भी ले गया। तलवारों के म्यान में वापस जाने की आवाज़ गूंजी और धीरे धीरे ज़ेरास ने अपनी नज़रें दूर के युद्ध के मैदान की ओर घुमाई, जो उस समय उसे देख रहा था, जिसमें शैतान और योद्धा दोनों थे। किसी को भी जिंदा न छोड़ना, उसने तुरंत आदेश दिया और उसके बाद ज़ेरास की तरफ से आए योद्धाओं से एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली दहाड़ आई। अगले ही पल ज़ेरास तेजी से शैतान की सेना के पास पहुंचा, जिसने अब अपनी रीढ़ खो दी थी। अपने तथाकथित शक्तिशाली जनरलों से निपट लेने के बाद वे सभी जानते थे कि वे सिर्फ शिकार बनकर रह गए हैं और उन्होंने अब लड़ने की भी जहमत नहीं उठाई। अगले ही पल सभी शैतान तुरंत उस जगह वापस चले गए जहां से वे आए थे। उन्होंने अपने तथाकथित आक्रमण को छोड़ने का फैसला किया था और वास्तव में वे वापस उसी जगह भाग गए थे जहां से वे आए थे। हालांकि उनका चुनाव अनुचित नहीं था। वे अच्छी तरह जानते थे कि युद्ध जारी रखने का मतलब मौत है। क्या उन्हें जो मज़ा मिलेगा वह उनके मरने तक लड़ने के लायक था? यह इसके लायक नहीं था, और इसलिए उन्होंने दुश्मन की ओर पीट करके भागने का फैसला किया। उनका पीछा करो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ो, ज़ेरास ने दहाड़ते हुए कहा, जिससे सेनाओं का मनोबल बढ़ा, जिन्होंने तुरंत शैतानों का पीछा करना शुरू कर दिया, उन्हें बेरहमी से मार डाला। फिर भी शैतानों की संख्या बहुत ज्यादा थी और कुछ अभी भी उस दरार में वापस घुसने में सक्षम थे जहां से वे आए थे, जिससे उनकी मृत्यु बच गई। एक बार जब शैतानों को वापस खदेड़ दिया गया तो सैनिकों की खुशी की जोरदार जयकार और दहाड़ गूंज उठी। कुछ लोग घुटनों के बल गिर गए और रोने लगे। वे लड़ाई से पहले ही अच्छी तरह से जानते थे कि सबसे अधिक संभावना है उनमें से 90% युद्ध में खो जाएंगे। फिर भी वे सभी यहाँ थे। सबसे अधिक नुकसान चोटों का था जो आसानी से ठीक हो सकती थीं।
वे अंत में स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने में सक्षम थे। वे 10,000 की संख्या में अपनी पूंछ के साथ भाग रहे 100,000 शैतानों को पीछे धकेलने में सक्षम थे। ये प्रशंसा के योग्य कुछ था, लेकिन ज़ेरास ने हर्षित माहौल के खिलाफ अपनी नज़र सुदूर पूर्वी दूरी पर घुमाई जहां शक्तिशाली विस्फोट अभी भी गूंज रहे थे। ऐसा लगता है कि युद्ध बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। उन लोगों की मदद करें जिन्हें मदद की ज़रूरत है और घातक चोटों का ख्याल रखें। एक जगह इकट्ठा हों और सतर्क रहें, ज़ेरास ने आदेश दिया। योद्धाओं ने तुरंत दूर की सर्वनाशकारी लड़ाई की ओर आगे बढ़ने से पहले एक सम्मानजनक सिर हिलाया। तुरंत ही ज़ेरास का आधा नष्ट हो चुका शरीर खुद की मरम्मत करने लगा, क्योंकि उसके शरीर में कुछ ही सेकंड में नई कोशिकाएं और त्वचा वापस आ गई और जल्द ही वह एक बार फिर से ठीक हो गया। उस पर एक भी चोट नहीं थी। ये वास्तव में अमर शरीर है। अध्याय 742 डार्कसीड का काला अतीत। कब तक लड़ते रहोगे डार्कसीड? तुम्हारे सेनापति गिर गए हैं और तुम्हारी तथाकथित अपराजय सेनाएं पहले ही युद्ध से हट चुकी हैं। आखिर में तुम अभी भी किसके लिए लड़ रहे हो? क्या तुम सच में यहां मरना चाहते हो? शक्तिशाली आवाज अंतरिक्ष में गूंज उठी, जो ढहते हुए तारों, अजीबोगरीब दरारों और हर जगह उखड़ी हुई जगहों से भरा हुआ था। जगह जगह तारों के टुकड़े तैर रहे थे, जो इस बात की जानकारी दे रहे थे कि पहले इस क्षेत्र में किस तरह का विनाश हुआ था, और वास्तव में इसने कल्पना के लिए बहुत कुछ छोड़ दिया। हा 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 हा। अंतरिक्ष के शून्य में जोरदार हंसी गूंज उठी, जो किसी और की नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की थी जो विनाश का अवतार लग रहा था। यह एक मांसल, बख्तरबंद आकृति थी जिसका डिजाइन भविष्यवादी, लगभग जैविक सा था। आकृति का सिर गंजा था, धातु की चमक थी और विनाशकारी शक्ति से भरी लाल आंखें चमक रही थीं। उसके भारी हाथों में और उसके कंधे पर झुकी हुई एक अविश्वसनीय कुल्हाड़ी थी, जो आकृति के कवच के समान धातु पदार्थ से बनी थी, जिसमें तीखे कोणीय ब्लेड थे जो आकृति की आंखों में मौजूद उसी लाल ऊर्जा से चमक रहे थे। उसके चेहरे पर घृणा थी, क्योंकि वह अपने सामने 7 आकृतियों को घूर रहा था, जो कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड थानोस और उसके शेष 6 संरक्षक थे। वह कोई और नहीं बल्कि डार्कसीड था, जो दूसरे क्षेत्र का सर्वोच्च शैतान स्वामी था। उसके शरीर से निकलने वाली आभा बहुत शक्तिशाली थी, और भले ही उसकी सारी सेनाएं वापस भेज दी गई थीं या मार दी गई थीं, और वह अकेला बचा था, फिर भी उसकी शक्ति का मजाक उड़ाने लायक कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वह अकेला ही पूरी सेना का विकल्प बन सकता था। उसके शरीर से निकलने वाली अविश्वसनीय आभा का एहसास कुछ ऐसा ही था। धीरे धीरे डार्कसीड के चेहरे पर उपहास मिट गया। उसके बाद एक प्रतिशोधी मुस्कान आई। 6000 साल पहले हमारे ठीक सामने ये दृश्य हुआ था। मेरी वंशावली, जो अपनी आक्रमणकारी शक्ति के लिए जानी जाती है, तुम्हारे राज्य में वैसे ही आई थी जैसे उसने अनगिनत अन्य लोगों के साथ किया था। ये दृश्य ठीक 6000 साल पहले दोहराया गया था, जब मेरे पिता की शक्तिशाली सेना आपके विश्वासघाती हाथों में गिर गई थी। उनकी मृत्यु सरल थी, अपने ही पिता द्वारा मूर्ख बनाए जाने के बाद उनके अपने लोगों द्वारा धोखा दिया गया। इसलिए 3000 वर्षों तक मैंने अकेले प्रशिक्षण के अलावा कुछ नहीं किया। दिन ब दिन मैंने अपने पिता द्वारा नियंत्रित एक पूरी सेना को टक्कर देने के लिए खुद को तैयार किया। आज तक मुझे लगा कि यह समय आ गया है। मुझे निश्चित रूप से उम्मीद थी कि मेरी एक सेना मुझे छोड़ देगी, और मैंने इसके लिए तैयारी की। और अब असली युद्ध बस शुरू हो रहा है, डार्कसीड ने कहा, जैसे ही उसका बायां हाथ बगल की ओर बढ़ा, और एक और कुल्हाड़ी उतनी ही बड़ी और शक्तिशाली उसके दूसरे हाथ में आ गई। उसे अभी भी उस दिन की पीड़ा याद है। वह एक छोटा लड़का था जो चुपके से अपने पिता के साथ आक्रमण करने गया था, लेकिन उसने देखा था कि पूरी सेना ने उसके अपने पिता के खिलाफ पीठ फेर ली थी। चाल बहुत सरल थी, और केवल डार्कसीड ही इसे समझ पाया था। लॉर्ड थानोस के पिता, जो उनके सामने खड़ा कमीना था, जब उसे पता चला कि उसकी सेना जीत नहीं पाएगी और उसके पिता की ताकत के आगे वह टूट रही है, तो उसने सभी को धोखा देने का फैसला किया। उसने एक गुप्त तकनीक सक्रिय की थी जिससे उसकी सारी शक्ति सामान्य से 100 गुना बढ़ गई थी। यह उस आदमी को अमर क्षेत्र से छद्मदेव क्षेत्र के क्षेत्र को छूने के लिए पर्याप्त था, और इस तरह की आभा उसके पिता की सेना को इतना डराने के लिए पर्याप्त थी कि वे अंतरिक्ष छेद में वापस चले गए, ठीक वैसे ही जैसे उसकी अपनी सेना ने किया था। उसकी सेना की शक्ति खत्म हो जाने के बाद उसके पिता को पूरी सेना ने जल्दी ही पराजित कर दिया और मार डाला, और तथाकथित लॉर्ड थानोस के पिता की मृत्यु सिर्फ 100 साल बाद हुई, जो उसके द्वारा डाली गई गुप्त कला का परिणाम था। वास्तव में उस कमीने पिता ने जो तकनीक अपनाई थी, वह उसके कोर को विस्फोट करने के समान ही थी, लेकिन आत्महत्या करने के लिए इसका उपयोग करने के बजाय वह इसे अपने शरीर में रखने और अपनी शक्ति को अविश्वसनीय स्तर तक बढ़ाने में सक्षम था। हाँ, इसने केवल आभा को बढ़ाया, शक्ति को नहीं, और लॉर्ड थानोस के पिता अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते थे। लेकिन ऐसा कदम चाल चलने और सभी को वापस भेजने के लिए पर्याप्त था, केवल उसके पिता की वंशावली को छोड़कर, और इसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। यही कारण है कि तब से डार्कसीड ने अपनी खुद की जाति पर भी भरोसा खो दिया था।
उसने लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ी, रैंकों में ऊपर चढ़ते हुए आखिरकार अपने पिता की तरह सिंहासन पर चढ़ गया। लेकिन वह अलग था अपने पिता की तुलना में, जो टीमवर्क पर भरोसा करते थे और एक महान कमांडर लगते थे। डार्कसीड एक योद्धा था जो अपने पिता के विपरीत पूरी सेना का सामना कर सकता था। यही कारण था कि भले ही वे सभी 7 से 1 के अनुपात में अब तक घंटों से लड़ रहे थे, डार्कसीड अभी भी आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ खड़ा था। आज वह वही करेगा जो उसके पिता 1000 साल पहले करने में विफल रहे थे, अपनी एकमात्र शक्ति से पूरी विरोधी सेना को गिराना। एक बार जब वह अपने सामने इस दुनिया पर सफलतापूर्वक आक्रमण कर लेता तो वह वापस जाता और युद्ध से भागने वाले हर शैतानी योद्धा का सफाया कर देता, इससे पहले कि वह अपनी जाति और दुश्मन की जाति दोनों की महिलाओं के साथ अपने जीन से पैदा हुए शक्तिशाली योद्धाओं की एक और सेना खड़ी करता। वह अपने आप को और अधिक बनाएगा और वर्चस्व की रक्तरेखा लगातार बढ़ती जाएगी। वरूम, अचानक अंतरिक्ष के शून्य में सन्नाटा छा गया, क्योंकि एक अविश्वसनीय रूप से चमकदार सूक्ष्म प्रकाश अविश्वसनीय गति से दूर से आगे की ओर चमकता हुआ, जल्दी से दूरी तय करता हुआ और धीरे धीरे रुकता हुआ, धीरे धीरे तैरता हुआ, जब तक कि वह लॉर्ड थानोस के पीछे और शेष 6 संरक्षकों के बीच नहीं पहुंच गया। आपने अच्छा काम किया है स्टार गार्जियन, और आपको बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। अब हमारे सामने बस यही आखिरी नाकाबंदी बची है। अध्याय 743, डार्कसीड की ताकत 1। लॉर्ड थानोस को पीछे छोड़कर सीधे दुश्मन की ओर देखते हुए ज़ेरास का दिल कांप उठा, डर से नहीं बल्कि परिचितता से। आभा, ये वर्चस्व की आभा है। आभा की आभा, ज़ेरास ने चौंक कर सोचा। अपने एस्ट्रल पथ पर चलने के बाद ज़ेरास को एक बात पता थी, ये वर्चस्व की अजीब आभा थी। जब वह उस इकाई के सामने खड़ा होता था जो पूरे ब्रह्मांड की एक ब्रह्मांडीय सत्ता की तरह लगती थी, तो वह उस शक्ति को महसूस कर सकता था। ऐसी आभा एक कमजोर व्यक्ति की आत्मा के लिए जोरदार और भारी थी। जब उसने 9 स्टार हेजेमनी बॉडी तकनीक सीखी थी तो उसने धीरे धीरे उस आभा के बारे में भी सीखा था जो आभा की आभा थी। और अब डार्कसीड के सामने खड़े होकर वह उसी आभा को आकृति से बाहर निकलता हुआ महसूस कर सकता था। लेकिन यह आभा अंधकार में और भरपूर थी, जिससे ज़ेरास को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके सीने पर कोई भार रखा गया हो। अब इस बारे में कोई संदेह नहीं था, डार्कसीड की आभा उससे कहीं ज्यादा थी, और इसने ज़ेरास के सीने में एक जलती हुई ज्वाला पैदा कर दी जो उसके खुद के नियंत्रण से परे तेजी से उठी। इसकी तुलना 2 शक्तिशाली राजाओं की भावनाओं से की जा सकती है जो विपरीत गलियों में एक दूसरे से मिलते हैं। प्रतिद्वंद्विता की तीव्र भावना और दूसरे को नीचे गिराने की इच्छा। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वह इसे महसूस कर सकता था। डार्कसीड की ज्वलंत लाल आंखें ज़ेरास के अस्तित्व पर टिकी हुई थीं, उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थीं, फिर सूंघते हुए और उससे अपनी आंखें हटाते हुए। डार्कसीड के लिए ज़ेरास प्रतिद्वंद्वी बनने के लिए बहुत कमज़ोर था। एक भी शब्द बर्बाद किए बिना वह तेजी से आगे बढ़ा, अपनी तीव्र क्रूर शक्ति से शून्य को चीरता हुआ, और फिर गार्जियन के ऊपर दिखाई दिया, अपनी कुल्हाड़ी को अपनी बाहों में कसकर पकड़े हुए, इससे पहले कि वह नीचे गिरता। क्लेव की शक्ति के तहत अंतरिक्ष चाकू के सामने कागज के अलावा कुछ नहीं था, और यह उस शक्ति द्वारा फाड़े जाने के बाद ही था। अगले ही पल लॉर्ड थानोस और उसके संरक्षक आकाश में भी आग की लपटों से बचने के लिए एक तरफ भाग गए, और ज़ेरास ने भी ऐसा ही करना चाहा जब उसने पाया कि वह 1 इंच भी हिलने में असमर्थ है। उसका अपना शरीर उसे डार्कसीड के हमले से बचने से रोक रहा था, और उस पल में वह केवल एक ही काम कर सकता था, अपनी तलवार निकालकर आगे की ओर वार करना। स्टार ब्रीदिंग तकनीक 5वां रूप, अंतरिक्ष और समय के माध्यम से एक वार। तुरंत अंतरिक्ष के फटने की एक और भी तेज आवाज गूंजी, क्योंकि शक्ति के 2 विशाल स्रोत एक दूसरे की ओर बढ़े और अंत में आपस में टकरा गए, जिससे एक विनाशकारी शॉकवेव पैदा हुई जिसने पूरे शून्य को चीर दिया। बूम बूम बूम, शक्तिशाली शून्य अवरोध ढह गए क्योंकि ज़ेरस का शरीर बार बार उनसे टकराया और आखिरकार एक टूटे हुए ग्रह के उड़ते हुए मलबे पर जा गिरा, इसकी कठोर सतह को चीरता हुआ और पूरे शरीर को 2 चिकने हिस्सों में विभाजित करता हुआ आखिरकार रुक गया। उसके अंदर जो तीव्र शक्ति बह रही थी उससे उसका खून उफनने लगा और लुढ़कने लगा, लेकिन उसने इसे अपनी कोशिकाओं में पहुंचाने में देर नहीं लगाई, जिससे उसके शरीर पर होने वाले नुकसान में कमी आई। डार्कसीड की आंखों में भी एक अजीब सी चमक आ गई जब उसने ज़ेरस को अपने हमले का सामना करते देखा, तब भी जब उसके कमांडर ने इसे अनदेखा करने का फैसला किया। उसने आखिरी सेकंड में हमले में थोड़ी शक्ति जोड़ी थी, लेकिन जब उसने पाया कि वह 100 मीटर पीछे की ओर उड़ रहा है और आखिरकार रुक गया, तो वह अवाक रह गया। जबकि ज़ेरस को हजारों मीटर पीछे की ओर उड़ते हुए भेजा गया था, डार्कसीड को यह स्पष्ट था कि जिस इकाई को उसने नीचे देखा था वह अभी भी उसे वापस भेजने में सक्षम थी। शून्य विरासत, अंतरिक्ष छेद में डूबना। दूर से फुसफुसाहट आई क्योंकि डार्कसीड ने तुरंत अपना ध्यान लड़ाई पर वापस लगा दिया, पाया कि लॉर्ड थानोस ने अपनी हथेलियां उसकी ओर फैला दी थीं, और अगले ही पल
अंतरिक्ष भयंकर और बेतहाशा मुड़ गया, इससे पहले कि वह जल्दी से ढह जाए, जिसके परिणामस्वरूप एक विशाल अंतरिक्ष छेद बन गया जिसने डार्कसीड को अपने अंदर खींच लिया। कुचलने वाला बल उसके शरीर पर लंबे घाव बनाने के लिए पर्याप्त था। डार्कसीड ने अपनी कुल्हाड़ी को चीरते हुए पूरे शून्य को दो भागों में विभाजित करते हुए और एक बार फिर बाहर निकलते हुए अपने घावों को दिमाग सुन्न करने वाली गति से ठीक करते हुए एक भयानक दहाड़ से पूरा स्थान हिल गया। जैसे ही वह बाहर निकला, उसके चारों ओर पहले से ही 6 आकृतियां थीं। उनमें से प्रत्येक में असंख्य तात्विक शक्तियां थीं जो दुनिया से परे थीं, और उनमें से प्रत्येक ने तुरंत डार्कसीड पर अपने सबसे शक्तिशाली हमले किए, जिससे उसे हमलों को रोकने के लिए अपने सामने दोनों कुल्हाड़ियों को जल्दी से पार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। शून्य विरासत, शून्य माव को कुचलना। भगवान थानोस के शब्द दूर से गूंजे क्योंकि शून्य एक बार फिर मुड़ गया। एक विशाल दुष्ट माव का आकार बना जो तुरंत चौड़ा हो गया और फिर डार्कसीड के शरीर पर जोर से कुचल गया, जिससे उसके शरीर पर लाल नसें उभर आईं क्योंकि वह कुचले जाने से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था। डार्कसीड की अराजकता की कुल्हाड़ी, वास्तविकता के अंगारे को विभाजित करना। डार्कसीड ने पुकारा, क्योंकि उसके शरीर पर रखी उसकी 2 कुल्हाड़ियां अविश्वसनीय रूप से चमक उठीं और फिर डार्कसीड ने अपनी कुल्हाड़ी को चीरते हुए उस पर किए गए हर एक हमले को काटते हुए उसके मुंह के छेद और सैकड़ों विभिन्न तत्वों के हमलों को महसूस किया, और एक बार फिर वह ऊपर की ओर बढ़ा। उसकी आंखें थानोस को देखने के लिए मुड़ गईं, जिसके हाथ एक और मुहर बना रहे थे। बस, बहुत हो गया, उसने पुकारा, और तुरंत डार्कसीड की लाल आंखें रोशनी से चमक उठीं। उसकी आंखों से ऊर्जा की एक विनाशकारी किरण निकली जो लॉर्ड थानोस की ओर तेजी और शक्ति के साथ आगे बढ़ी, जिसने तुरंत अपने हाथ की मुहर को रोक दिया और इसके बजाय अपने हाथों को जकड़ लिया। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे हाथ उसके चारों ओर अंतरिक्ष को नियंत्रित कर रहे थे, क्योंकि अंतरिक्ष भयंकर और जंगली रूप से मुड़ गया था, और जल्दी से हजारों शून्यों की एक बाधा उसके सामने आ गई। ऊर्जा की लाल किरण उसमें जा गिरी और लॉर्ड थानोस को दूर तक धकेल दिया। 9 स्टार फिस्ट आर्ट, फर्स्ट फॉर्म, डेसोलेट स्टार पंच। आखिरी मिनट में फुसफुसाहट सुनाई दी क्योंकि डार्कसीड की आंखें तुरंत उसके ऊपर चमक उठीं। आखिरी चीज जो उसने देखी वह थी शानदार स्टारलाइट। और फिर अध्याय 744, डार्कसीड की ताकत 2। टक्कर से ऊर्जा का एक भयानक उछाल निकला, जैसे कि सूक्ष्म प्रकाश से भरा एक मुक्का डार्कसीड के गंजे सिर पर लगा, जिससे वह अंतरिक्ष के शून्य से नीचे की ओर उड़ गया। लेकिन वह मुश्किल से 200 मीटर आगे बढ़ा और फिर खुद को रोकने के लिए मजबूर हो गया। वह कुछ देर तक चुपचाप देखता रहा, फिर सबसे क्रूर और दुष्ट मुस्कान ऊपर की ओर मुड़ी, जहां एक विशाल घूमने वाले पंख वाली आकृति उसके ऊपर तैर रही थी। मैं पहले तुम्हें खत्म कर दूंगा, डार्कसीड ने कहा, और अगले ही पल वह अंधाधुंध गति से आगे बढ़ा। ज़ेरास के सामने पहले से ही था, इससे पहले कि वह पलक झपकाए। तुरंत उसकी कुल्हाड़ी बेरहमी से ज़ेरास की छाती की ओर बढ़ी, उसे 2 हिस्सों में बांटना चाहती थी, लेकिन ज़ेरास ने भी हमले की दिशा में अपनी तियानकू तलवार को चीर दिया, उसे उस तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया। डार्कसीड ने नीचे से अपनी कुल्हाड़ी को चीरते हुए एक कटने की आवाज़ सुनी, लेकिन ज़ेरास ने जल्दी से उसे चकमा दे दिया। कुल्हाड़ी उसके शरीर से 1 इंच दूर जा गिरी और उसकी ठुड्डी के नीचे एक निशान बना दिया। बैंग बिना रुके ज़ेरास का मुक्का डार्कसीड की छाती पर लगा, जिससे उसे कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन 5वां कदम उठाने के तुरंत बाद डार्कसीड ज़ेरास की नज़रों से ओझल हो गया। ज़ेरास ने महसूस किया कि उसके सिर के पीछे एक गर्म हाथ लगा है, इससे पहले कि तुरंत उनके चारों ओर की जगह ढह गई, और ज़ेरास और डार्कसीड जहां खड़े थे वहां से गायब हो गए। तुरंत अन्य संरक्षकों ने लॉर्ड थानोस को अंतरिक्ष की गहराई में उड़ते हुए पाया, और वे सभी जल्दी से उसके पीछे चले गए। अरे, वह उसे मार डालेगा, यह विचार लॉर्ड थानोस के दिमाग में आया। जब वह अपनी पूरी गति से आगे बढ़ा, उसके पीछे का शरीर लहर की तरह लुढ़क रहा था और उसे आगे की ओर धकेल रहा था। तुरंत ज़ेरास और पूरी दुनिया के चारों ओर का शून्य अंधकार में हो गया, इससे पहले कि वह एक बार फिर से चमक उठे। और फिर धमाका! ज़ेरास का चेहरा बेरहमी से एक उड़ते हुए उल्का में बदल गया। तीव्र ज्वाला ज़ेरास को ऐसा महसूस कराने के लिए पर्याप्त थी कि उसे दर्द की दुनिया में गिरा दिया गया था, लेकिन खुद को बचाने के लिए उसकी तलवार उसके सिर के ऊपर उठी, और फिर उसने भीगे हुए दांतों से उसे बाहर निकाल दिया। स्टार ब्रीदिंग तकनीक, दूसरा रूप, स्टारडस्ट छिड़कना। तुरंत स्टारलाइट का खंभा फट गया, जिससे हर जगह सर्पिल प्रकाश फैल गया। जल्दी से डार्कसीड ने पीछे की ओर गोली चलाई, टपकती हुई तारों की रोशनी से बचते हुए, और इससे ज़ेरास को बहुत ज़रूरी जगह मिल गई क्योंकि उसने अपनी तलवार को उस उल्का पर मारा जिसमें वह था। उसे चीरते हुए ऊपर की ओर उड़ गया, उस जगह को घूरते हुए जहां डार्कसीड उस समय उसे देख रहा था। तुम मेरी तरह हल्की गंध लेते हो, क्या तुम्हें पता है? डार्कसीड ने पुकारा, और उसका एक भाला गायब हो गया। उसके हाथों में केवल एक ही बचा रह गया, लेकिन वह भाला जल्दी से फैल गया जब तक कि वह पूरे 3 मीटर लंबा नहीं हो गया, चौंकाने वाली शक्ति के एक और स्तर से भरा हुआ। तुम भी आधिपत्य के नियम की खेती करते हो, ज़ेरास ने उसे जवाब दिया, लेकिन डार्कसीड ने हमेशा की तरह जवाब देने से मना कर दिया क्योंकि उसने ज़ेरास की ओर एक भान उठाए।
खेती करते हो? क्या तुम आधिपत्य के नियम की खेती करते हो? डार्कसीड ने उलझन में वापस पूछा और जेरास ने बस सिर हिला दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम नकली लग रहे थे। तुम इसकी खेती करते हो, शायद अपनी उस सती अंगूठी के साथ। मैंने अपनी आभा अनंत दुनियाओं में घूमकर और उन्हें बर्बाद करके उन पर जबरदस्ती हावी होकर प्राप्त की है। इस तरह मैं बड़ा हुआ और अपनी आभा प्राप्त की। दूसरी ओर आपने इसे एक तकनीक विकसित करके प्राप्त किया है। आप नकली हैं और उन लोगों के प्रति अनादर है जिनके पास असली आभा है। अब मैं आपको खत्म करके उन सभी लोगों पर एहसान करूंगा जिनके पास असली आभा है। डार्कसीड ने कहा जब उसकी कुल्हाड़ी बार बार उसके हाथों में घूम रही थी और फिर वह अंधाधुंध गति से आगे बढ़ा, एक बार फिर जेरास के साथ मिल गया, लेकिन इस बार बेजोड़ क्रूरता और ध्यान के साथ। घातक शून्य में दृश्यमान शॉकवेव लहरें उठीं, जो दो आकृतियों की लड़ाई से आ रही थीं। उनके हमले अंतरिक्ष में कंपन पैदा करने के लिए पर्याप्त थे, जिससे ऐसी सूक्ष्म घटनाएं पैदा हुईं जो आने वाले वर्षों तक कभी ठीक नहीं होंगी। हर प्रतिध्वनि के साथ जेरास को केवल अपनी बाहों का कंपन महसूस हुआ, और इससे भी बदतर ये तथ्य था कि डार्कसीड से निकलने वाली एक अविश्वसनीय घातक आभा उसका गला घोंट रही थी। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे उसकी गर्दन पर दो हाथ रखे गए हों। हर प्रहार से उसकी हड्डियों पर कट और फ्रैक्चर हो गए, लेकिन जेरास ने उन्हें तुरंत एक सेल दुनिया में निर्देशित कर दिया। फिर भी उसकी सेल दुनिया के कुछ हिस्से थे जिन्हें डार्कसीड ने कुछ ही सेकंड में नष्ट कर दिया। तुम्हारे पास एक कमजोर और नकली व्यक्ति के लिए काफी बढ़िया प्रतिरोध है। मुझे उम्मीद थी कि तुम अब तक मर चुके होगे। डार्कसीड ने अपने चारों ओर मौजूद हजारों कुल्हाड़ियों के बीच से पुकारा जब उसने जेरास को बुरी तरह पीटा। जेरास के हाव भाव को देखते हुए ये कहना सुरक्षित था कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे रहा था, जबकि जेरास ने खुद युद्ध में दोनों दांत कसकर जकड़ लिए थे। मैंने तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब देख लिया है बेटा। तुम वास्तव में पहले कभी युद्ध में नहीं रहे हो, डार्कसीड ने पुकारा, और अगले ही पल उसने एक कदम पीछे लिया। जेरास से 30 मीटर दूर तैयारी करते हुए तुरंत उसकी कुल्हाड़ी से एक अजीब लाल रोशनी निकली, जिसका स्रोत जेरास ने पहचान लिया। उसने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। सर्वनाशकारी विनाश शक्ति, खतरनाक मौत का प्रहार, अलविदा, डार्कसीड ने पुकारा, इससे पहले कि उसकी कुल्हाड़ी जेरास की ओर तेजी से वार करे, जिसने अपनी तलवार निकाली और 5वीं तलवार की सांस लेने वाली कला से उसे काट दिया। लेकिन फिर भी वह कुछ सर्वनाशकारी आभा के साथ विनिमय से पीछे की ओर उड़ गया, जो अभी भी उसके आकृति के पीछे बनी हुई थी। 9 सितारा मुट्ठी, दूसरा रूप, क्रोधित भगवान मुट्ठी। जेरास ने दहाड़ लगाए क्योंकि उसके हाथ पर तारों की रोशनी के निशान दिखाई दिए, और उसने गुस्से में मुक्का मारा। कुछ ही सेकंड में सैकड़ों मुक्के मारे। ऐसा लग रहा था जैसे अंतरिक्ष खुद ही कुछ ही सेकंड में सैकड़ों बार फट रहा हो, और एक आखिरी मुक्का मारकर जेरास ने कुल्हाड़ी की किरण को पूरी तरह चीर दिया। लेकिन वह अब अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका और तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गईं। एक बार जब जेरास ने डार्कसीड की कुल्हाड़ी के चारों ओर उस लाल आभा को देखा, तो वह अच्छी तरह से जानता था कि उसमें किस तरह की शक्ति है, क्योंकि जब वह अराजकता का भक्षक था तब उसके पास भी वह शक्ति थी। हाँ, ये सर्वनाशकारी विनाश का नियम था। अध्याय 745, पूर्ण प्रभुत्व। ये शक्ति ही थी जिसने जेरास को एक ही मुक्का मारकर सैकड़ों लोगों को हराने में सक्षम बनाया। यही उसका विनाश कानून था। किसी ने भी उसके खिलाफ इसका इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि यह कानून इतना दुर्लभ था कि लगभग अस्तित्वहीन था। लेकिन अभी इसका इस्तेमाल उसके खिलाफ किया गया था, और जब वह बच गया था तो उसे लगा कि वह पहले ही खत्म हो चुका है। अभी भी जीवित हो, तुम वाकई अजीब हो। आवाज जेरास के कानों के पास गूंजी, और अगले ही पल उसने अपने घुटने को अंतरिक्ष पर दबाया, जल्दी से शून्य से दूर जाने की कोशिश की। लेकिन जब एक हाथ उसके कान के किनारे पर रखा गया और फिर बैंग, हाथ ने उसके सिर को शक्ति के साथ नीचे की ओर खींचा। इससे पहले कि घुटना हिंसक रूप से उसके चेहरे पर टकराया, उसकी खोपड़ी को तोड़ दिया और उसका पूरा चेहरा धंस गया। लेकिन अगले ही पल जेरास का विकृत चेहरा तुरंत सामान्य हो गया। सभी चोटें गायब हो गईं, जैसे जेरास के घुटने के पीछे एक नस दिखाई दी और पूरी तरह से अस्तित्व से बाहर निकलने से पहले फट गई। दिलचस्प, दिलचस्प। अविश्वसनीय उपचार कौशल को देखकर डार्कसीड ने बार बार पुकारा। अगले ही पल उसने अपनी दूसरी कुल्हाड़ी गायब कर दी, फिर जेरास को उसकी गर्दन से पकड़कर उठाया और गायब हो गया। एक और रिमोटोराइड पर दिखाई दिया और अपनी पीठ को उस पर पटक दिया। एक सरल कदम के साथ डार्कसीड ने रिमोटोराइड के माध्यम से भागते हुए जेरास के शरीर का उपयोग करके उसमें एक रेखा बनाई, इससे पहले कि वे दोनों रिमोटोराइड को पूरी तरह से चीर दें। इसके बाद डार्कसीड ने जेरास को छोड़ दिया, और फिर बैंग, हजारों लहरें हवा में दिखाई दी, क्योंकि डार्कसीड ने जेरास के सिर पर जोरदार प्रहार किया, जिसके परिणामस्वरूप एक सर्वनाशकारी बल जेरास के सिर पर लगा। अंतरिक्ष खुद उस गति से फट गया जिसमें जेरास वापस उछला। उसके कान, नाक और होठों के दोनों ओर से खून बह रहा था। लेकिन अगले ही पल वे भी गायब हो गए, जेरास की छाती के ऊपर एक अजीब गैस के बनने के बाद।
अब मैं समझ गया। डार्कसीड ने जेरास के सामने आते ही पीछे से आवाज लगाई, उसके बाल पकड़े और फुसफुसाया, और फिर बूम! जेरास के पेट में एक हिंसक मुक्का मारा गया, जिससे उसका खून अनियंत्रित रूप से बहने लगा। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जेरास के पेट पर 100 से ज्यादा घूंसे तब तक मारे गए जब तक कि उसके पेट की जगह पर एक बड़ा छेद नहीं हो गया। फिर डार्कसीड रुक गया और एक दिलचस्प भाव के साथ देखने लगा। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, जेरास का फटा हुआ पेट बंद हो गया और उसके तुरंत बाद जेरास का दाहिना पैर गिर गया और राख में बदल गया। अब मैं समझ गया। तुम्हारे पास एक अजीब शक्ति है जो तुम्हारे शरीर की चोटों को छोटी कोशिकाओं में बदल देती है। यही कारण है कि तुम इतने लंबे समय तक जीवित रहे। मेरा सारा नुकसान बस दूसरे सेल में भेजा जा रहा था और फिर तुम कुछ कोशिकाओं के बदले में उस जगह को पुनर्जीवित करोगे। मैं जितनी ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल करूंगा, उतनी ही ज्यादा कोशिकाएं तुम्हारे द्वारा नष्ट की जाएंगी। तुम मूल रूप से एक टैंक हो जिसे मारना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे पास ये सुनिश्चित करने का एकदम सही तरीका है कि तुम मर जाओ। मैं तुम्हें तब तक पीटता रहूंगा जब तक कि तुम्हारे शरीर की सारी कोशिकाएं खत्म न हो जाएं। मैं तुम्हें एक एक कोशिका से तब तक नष्ट करता रहूंगा जब तक कि तुम्हारे शरीर में कोई कोशिका न रह जाए, और फिर तुम मर से भी ज्यादा मर जाओगे। डार्कसीड ने गहरी हंसी के साथ पुकारा। एक बार फिर उसके हाथों में कुल्हाड़ी दिखाई दी और उसने जेरास के बालों को अकेला छोड़ दिया, जिससे उसका शरीर अनजाने में नीचे की ओर गिर गया। इससे पहले जेरास के शरीर पर हजारों कुल्हाड़ियों के निशान दिखाई दिए, उसके चारों ओर कुल्हाड़ियों का एक कोकून दिखाई दिया। डार्कसीड और जेरास को पता नहीं था कि युद्ध के मैदान के आसपास अंतरिक्ष का एक मोड़ था जिसे सावधानी से छिपाया गया था। इसके भीतर लॉर्ड थॉर्न और शेष 6 संरक्षक थे जो जेरास की पिटाई को देख रहे थे। वे पिछले 3 मिनट से वहां थे, लेकिन सभी संरक्षकों को अंदर रहने और लॉर्ड थॉर्न द्वारा जेरास की मदद न करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब मैं समझ गया। स्टार गार्जियन के पास एक ऐसी तकनीक है जिससे हर कोशिका में क्षति पहुंचती है। उसकी शक्ति को देखते हुए मैं सुरक्षित रूप से कह सकता हूं कि उसके भीतर कुछ अरब या उससे ज्यादा कोशिकाएं हो सकती हैं। डार्कसीड को उसे दुनिया से मिटाने से पहले लगातार 5 मिनट तक लगातार हमला करना होगा। इससे हमें डार्कसीड को दुनिया से मिटाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। लॉर्ड थॉर्न ने चुपचाप अपने आप में सोचा और तुरंत सभी अन्य गार्जियन की ओर मुड़े और आदेश दिया, हम जेल क्षेत्र की रस्म निभाएंगे। एलेक्स, तुम स्टार गार्जियन हो। एक बार क्षेत्र का निर्माण हो जाने के बाद तुम दौड़कर जेरास को पूरी तरह से मरने से पहले छीन लोगे और फिर जेल क्षेत्र सक्रिय हो जाएगा। इस क्षेत्र में सब कुछ फंस जाएगा और डार्कसीड भी फंस जाएगा। लॉर्ड थॉर्न ने आदेश दिया, लेकिन शेष गार्जियन भौहें सिकोड़ गए। कोई रास्ता नहीं है कि वह इतने लंबे समय तक जीवित रहे। वह तब तक मर चुका होगा और ले जाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। स्टॉर्म गार्जियन ने रिपोर्ट की। नहीं, वह बच जाएगा, वह बच जाएगा। अब हम अनुष्ठान शुरू करते हैं। लॉर्ड थॉर्न ने उन्हें पुकारा और जल्दी से उन्होंने लॉर्ड थॉर्न की पीठ पर अपने हाथ रखे, क्योंकि वह अजीब हाथ की मुहरें बनाने लगा। हवा में हजारों रन दिखाई देने लगे। इससे पहले कुछ जल्दी ही हवा में से कुछ भौतिक रूप लेने लगा। भयानक, यही वह वर्णन था जो जेरास अभी महसूस कर रहा था। उसे इतनी तेजी से काटा जा रहा था और वह लगातार इतनी तेजी से अपने नुकसान को पुनर्निर्देशित कर रहा था। उसकी सैकड़ों कोशिकाएं अविश्वसनीय गति से कट रही थीं। उसने चौड़ी आंखों से देखा, क्योंकि उसकी हजारों कोशिकाएं अस्तित्व से मिट रही थीं। जो उसके शरीर के अंगों को बनाने वाली चीजें थीं, उसके शरीर के अंगों को भी तेजी से गायब कर रही थीं, पूरी तरह से अस्तित्व से बाहर। अब यह एक भयानक अनुभव था। वह तेजी से आगे नहीं बढ़ सकता था, बल्कि देखता रहा कि वह बार बार नष्ट हो रहा था, कोशिका दर कोशिका। बहुत समय हो गया है। बहुत समय से मैंने ऐसा महसूस नहीं किया है। फिर भी मुझे ये क्यों पसंद है? दूसरों द्वारा नष्ट किए जाने का एहसास। यह मेरे लिए अजीब तरह से मनोरंजक और सुखद है। जेरास ने अपने होठों के कोने ऊपर की ओर मोड़ते हुए कहा। भले ही वह धीरे धीरे नष्ट हो रहा था, जेरास को इससे जरा भी नफरत नहीं हुई। वह इसे अनंत काल तक महसूस करना चाहता था। लेकिन एक बात जेरास को अच्छी तरह से पता था कि एक चीज उसे और भी ज्यादा खुशी देगी, और वह थी अपने प्रतिद्वंद्वी को भारी पराजय। और इसलिए उसने इसका इस्तेमाल करने का फैसला किया। अध्याय 746, एक पुराने दोस्त से मिलना। कृपया यहाँ वापस आने से पहले इस अध्याय को इसके बाद पढ़ें। तुम अमर पद पर पहुंच गए हो। वाह, ये तो बहुत जल्दी हो गया। मुझे लगा कि तुम बस अपने जैसे ही रहोगे और अपने बचे हुए बेकार के सालों को नशे में धुत होकर और अपनी कुंवारी अवस्था का ख्याल रखते हुए बिताओगे। लेकिन तुम यहाँ हो, पहले से ज्यादा मजबूत दिख रहे हो। मैं प्रभावित हूँ, सिस्टम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सच में, यह आश्चर्य की बात थी कि जेरास इतना बड़ा हो गया था। और तुम कितने बड़े हो गए हो, गद्दार कमीने। अभी भी मेरी आत्मा की जगह में बेकार की तरह दुबके हुए हो। जेरास ने भौहें उठाकर पूछा, जिस पर सिस्टम ने बस मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। तुम मेरे किसी रिश्तेदार से कैसे मिल गए?
कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी मेरे किसी रिश्तेदार से मिलोगे, सिस्टम ने डार्कसीड की ओर देखते हुए कहा, जो अभी भी अपने घुटनों पर था, और यह ज़ेरास के लिए आश्चर्य की बात थी। डार्कसीड की शक्ल सिस्टम से मिलती जुलती थी, जो एक कैश डिवायरा था। वह मेरा दुश्मन है, ज़ेरास ने जवाब दिया जब वह कैश डिवायरा सिस्टम से आगे बढ़ा और घुटनों के बल बैठे डार्कसीड के सामने आया, उसका हाथ उसके सिर पर टिका हुआ था। ज़ेरास की हथेली को घेरने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में सूक्ष्म शक्ति ने घेर लिया। ज़ेरास की आत्मा ने ही उसके सोल स्टॉस को थाम रखा था, और जब वह अपने सामान्य रूप में था तो वह अपनी आत्मा की तुलना में सीधे उनकी शक्ति का इस्तेमाल ज्यादा आसानी से कर सकता था। ज़ेरास के लिए अभी डार्कसीड को खत्म करना सांस लेने जितना आसान था। वह थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकता था कि डार्कसीड उसके सोल स्पेस में क्यों आया था, और यह उसके लालच की वजह से था। वह ज़ेरास का शरीर अपने लिए चाहता था, और इस तरह से वह खुद को ज़ेरास के पूर्ण नियंत्रण में पाता था। अब वह हमेशा के लिए बर्बाद हो चुका था और अपनी मौत के लिए अभिशप्त था। उसका वंश सदियों से अशुद्ध रहा होगा, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं कि उसका वंश मूल वंश की ओर वापस लौट रहा है। मेरे अपने युद्ध साथियों में से एक का वंश। वह उपयोगी है, सिस्टम ने कहा, जैसे ही ज़ेरास का शक्ति से भरा हाथ सांस लेने के लिए रुका, फिर उसने उपहास किया और उसके हाथ में शक्ति क्षण भर के लिए बढ़ गई, जिससे डार्कसीड का आत्मा शरीर गर्म लाल हो गया और क्रूर स्टार पावर के नीचे धीरे धीरे पिघल गया। तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम उसे पहले से जानते हो, ज़ेरास ने जवाब दिया। वह समझ सकता था कि सिस्टम क्या कहना चाह रहा था। यह अनिवार्य रूप से उसे डार्कसीड को जीवित रहने देने के लिए कह रहा था। ज़ेरास ने पहले ही डार्कसीड को मारने की योजना बना ली थी, और सिस्टम ने उसे यह कहकर ऐसा न करने के लिए मनाने की कोशिश की कि डार्कसीड उपयोगी है। ज़ेरास को ऐसे दुश्मन में कोई फायदा नहीं दिख रहा था जिसने उसे लगभग मार डाला था और अब उसका आत्मा शरीर छीनने की कोशिश कर रहा था। अगर तुम उसकी जान बचा लेते हो, ज़ेरास, तो तुम्हें अपने साथी के रूप में एक शक्तिशाली युद्ध अनुभवी मिल जाएगा। अगर वह तुम्हारा दुश्मन है तो तुम्हें उसकी ताकत देखनी चाहिए थी। और मैं तुम्हें बता सकता हूं कि उसे अभी भी अपनी क्षमता का 50% भी नहीं पता है। अब जब वह तुम्हारी दया पर है तो उसकी जान बख्शने का मतलब है कि तुम्हारे पंखों के नीचे एक योद्धा है। तुम्हारी विपत्ति सिर्फ 1 साल और कुछ महीनों में आने वाली है, उसे अपने साथ रखना तुम्हें थोड़ी उम्मीद दे सकता है। कम से कम ये तुम्हारे लड़ने से तो बेहतर होगा, सिस्टम कह रहा था। जब नहीं, धमाका, ज़ेरास ने अपनी सारी आत्मा शक्ति डार्कसीड के शरीर में डाल दी, तब आत्मा के स्थान से एक शक्तिशाली आभा निकली, जब तक कि वह एक ऐसे चरण तक नहीं पहुंच गई जहां उसका शरीर अब शक्ति के प्रवाह को सहन नहीं कर सकता था, और ये तुरंत फट गया। अब आत्मा के स्थान में कोई और नहीं बल्कि झुका हुआ ज़ेरास और सिस्टम था, जिसका मुंह अभी भी उसकी बात से खुला था, लेकिन उसने जल्द ही इसे वापस बंद कर दिया क्योंकि उसने देखा कि ज़ेरास खड़ा हुआ और उसकी ओर चल पड़ा। उसका कंधा उसके कंधे से टकरा रहा था, और वह अपनी आंखें बंद करने से पहले अपने सिंहासन पर बैठ गया। मैं अपनी विपत्ति से लड़ूंगा, अकेले। ये ज़ेरास के आखिरी शब्द थे, इससे पहले कि वह कठोर हो जाए और गायब हो जाए। यह इस बात का संकेत था कि उसकी चेतना वापस उसके शरीर में आ गई है। कितना दिलचस्प है, बाहरी दुनिया में पूरा समूह अभी भी देख सकता था कि ज़ेरास और डार्कसीड दोनों हवा में लटके हुए थे, और वे अच्छी तरह से जानते थे कि लड़ाई जारी थी, लेकिन डार्कसीड ने अब इसे आत्मा के रूप में ले लिया था। चूंकि वह पहले से ही शारीरिक लड़ाई जीत रहा था, इसलिए वह इसे केवल आत्मा तक ही ले जा सकता था, क्योंकि वह ज़ेरास की आत्मा को अपने लिए लेने की योजना बना रहा था। और लॉर्ड थानोस जानता था कि क्यों। ये केवल इसलिए हो सकता है क्योंकि डार्कसीड ज़ेरास के शरीर को अपने लिए चाहता था। बेशक, थानोस ने ज़ेरास के शरीर की क्षमता को देखा था, जो सचमुच अमर होने के करीब था। ये वह शक्ति थी जो डार्कसीड जैसे किसी भी लालची कमीने को निश्चित रूप से चाहिए होगी। ये लगभग हो गया है, ये लगभग हो गया है, लॉर्ड थानोस ने कहा, जब उसके हाथ रन बनाते हुए तेजी से इधर उधर घूम रहे थे, जब तक कि आखिरकार उसके सामने एक घनाकार सुनहरा बॉक्स नहीं आ गया जिसमें भरपूर मात्रा में प्रकाश बह रहा था। और कुछ सेकंड के बाद जब लॉर्ड थानोस चिल्लाया तो बॉक्स से एक शक्तिशाली लहर फैल गई। अभी वूम, ऐसा लगा जैसे एक शक्तिशाली तूफान आकार में प्रकट हुआ हो, जैसे आकृतियां छिपी हुई जगह से बाहर निकलीं और तेजी से 2 अविचलित निकायों की ओर दौड़ीं। ये ठीक उसी समय था जब ज़ेरास की आंखें खुलीं और उसने देखा कि हाथों की एक जोड़ी ने उसे तुरंत पकड़ लिया और उसके साथ दूर की ओर गायब हो गई। और अगले ही पल लॉर्ड थानोस ने लहराते हुए बॉक्स को हवा में उछाला और फिर उसे डार्कसीड के शरीर की ओर फेंक दिया। जेल क्षेत्र सुरक्षित, उसने तुरंत दहाड़ लगाई क्योंकि बॉक्स डार्कसीड के शरीर पर गिर गया, और अगले ही पल लॉर्ड थानोस ने एक हाथ की सील बना दी, जिससे बॉक्स अचानक अलग हो गया। तुरंत एक पिंजरे ने डार्कसीड के शरीर को घेर लिया और सैकड़ों जंजीरों ने डार्कसीड के शरीर को घेर लिया। इससे पहले कि वह तुरंत बंद हो जाए, डार्कसीड को सील कर दिया और क्यूब धीरे धीरे अंतरिक्ष के शून्य में तैरने लगा। अगले ही पल लॉर्ड थानोस ने बॉक्स को पकड़ लिया। उसकी आंखें बंद हो गईं क्योंकि वह बॉक्स के समान ही देख रहा था, और उसने पाया कि डार्कसीड जंजीरों के बीच तैर रहा है।
लेकिन जब उसने महसूस किया कि डार्कसीड बिल्कुल भी सांस नहीं ले रहा है तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। अपनी तरफ मुड़ते हुए उसने देखा कि उसका संरक्षक उसके सामने आ गया है। तूफान संरक्षक ज़ेरास का आधा शरीर पकड़े हुए है जो लॉर्ड थानोस के हाथ में क्यूब को देख रहा था। उस पर इसे बर्बाद मत करो, वह पहले ही मर चुका है। क्या? अध्याय 747 डार्कसीड का लालच और आत्मा की लड़ाई। डार्कसीड के लिए भी ये बहुत लंबा समय था। उसने कभी किसी दुश्मन पर इतना समय नहीं बिताया था। किसी के साथ उसकी लड़ाई हमेशा ही तेज होती थी, उसके दुश्मन कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाते थे। लेकिन यहाँ वह था, कुछ ही सेकंड में अपने सबसे शक्तिशाली हमलों में से एक को आगे बढ़ाता हुआ, फिर भी दुश्मन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। ऐसा शरीर, इसे लगभग अमर कहा जा सकता है। कोई इस तरह का शरीर कैसे रख सकता है? ऐसा शरीर कैसे अस्तित्व में आ सकता है? एक ऐसा शरीर जो अमरता की बाधा को छूने के करीब था। डार्कसीड के लिए ये चमत्कार के अलावा कुछ नहीं था, जिसका अपना शरीर भी लगभग अजेय था। यह एक ऐसा शरीर था जो उसने अनगिनत लड़ाइयों से बनाया था, इतना कि उसका शरीर लगभग सभी हमलों के अनुकूल हो गया था, और हर गुजरते सेकंड के साथ डार्कसीड को लगा कि यह लड़ाई बेकार थी। वह कुछ ही मिनटों में ज़ेरास को खत्म कर देगा, लेकिन क्या ये बेकार नहीं होगा? ऐसा शरीर जो खत्म हो गया और अस्तित्व से ही गायब हो गया। क्या होगा अगर वह खुद अपनी शक्ति से उस शरीर को पाले? वह लगभग अजेय हो जाएगा, भले ही उसका सामना किसी बड़े दुश्मन से हो। वह लगभग अमर शरीर पा सकता था, और इसी वजह से डार्कसीड, जो पागलों की तरह लगातार वार कर रहा था, ज़ेरास को देखते ही वार करना बंद कर दिया। अभी ज़ेरास के दोनों पैर और एक हाथ गायब हो गए थे, केवल उसका ऊपरी शरीर और दाहिना हाथ बचा था। ऐसे शरीर को खत्म करना बेकार होगा। डार्कसीड ने आवाज़ लगाई और अगले ही पल उसने अपनी कुल्हाड़ी वापस अपने स्टोरेज रिंग में रख दी। अपनी अंतिम तकनीक को सक्रिय करने के कुछ ही सेकंड बाद ज़ेरास रुक गया, ये सोचकर कि डार्कसीड ने अचानक वार करना क्यों बंद कर दिया। मुझे मत बताओ कि उसने हार मान ली, ज़ेरास ने सोचा, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब भाव आया जब उसने महसूस किया कि डार्कसीड धीरे धीरे अपना सिर उसकी ओर बढ़ा रहा है, और फिर उसका खुरदुरा माथा ज़ेरास के माथे को छू गया क्योंकि डार्कसीड ने अपनी आंखें बंद कर लीं और शून्य शांत हो गया। चूंकि डार्कसीड को लगा कि अगर वह ज़ेरास को मार देता है तो ऐसा शरीर बेकार हो जाएगा, इसलिए उसने ज़ेरास को अकेला छोड़ने की योजना भी नहीं बनाई। जो हुआ वह ज़ेरास के शरीर को अपने पास रखना था, और इसके लिए ज़ेरास की जगह को मारना और उस पर कब्जा करना होगा, जिससे ज़ेरास का शरीर उसका हो जाएगा। यही उसकी योजना थी, और यह काम कर गई क्योंकि उसने जल्द ही खुद को एक अंधेरी, सनकरी जगह के सामने पाया जिसका अंत नजर आ रहा था और सनकरे हॉल के अंत में था। जब उसने अंधेरे जैसा दिखने वाला हॉल देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं और धीरे धीरे वह आगे बढ़ा। उसका आत्मा शरीर उसके भौतिक शरीर के रूप में था, और अथक युद्धों के साथ उसकी आत्मा अपनी पूर्ण सीमा तक पहुंच गई थी, जिससे उसका आत्मा रूप विभिन्न आत्मा रूपों के बीच अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बन गया था। मैं तुम्हारे भौतिक शरीर को बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं इसे अपने लिए जब्त कर लूंगा और तुमसे कहीं बेहतर तरीके से इसका इस्तेमाल करूंगा। डार्कसीड ने बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ते हुए बड़े दरवाजे खोले और खुद को एक अजीब कमरे में पाया। यह एक साधारण कमरा था, लेकिन ढेर सारे रंगों से रंगा हुआ था। वहां उसके ठीक सामने 19 मीटर की दूरी पर एक आकृति खड़ी थी जिसका पूरा शरीर सितारों के छींटों से बना हुआ लग रहा था। ये हजारों सितारों से लदी एक अजीब आत्मा थी जो चौंकाने वाली और निराशाजनक थी। यह अब तक देखी गई सबसे अजीब आत्मा थी, और यह आकृति उस समय उसे एक अजीब मुस्कान दे रही थी। बेशक यह कोई और नहीं बल्कि ज़ेरास था, लेकिन असली भयावह आभा जिसने डार्कसीड को हिला दिया वह बाईं ओर से आ रही थी, एक ऐसी जगह जहां दुनिया पूरी तरह लाल थी। ठीक वहां एक विशालकाय लाल शैतानी आकृति थी जो धीरे धीरे सो रही थी, लेकिन जल्द ही उसकी आंखें खुल गईं। डार्कसीड की नज़र को महसूस करते हुए वह आकृति उठ बैठी और उसे उदास आंखों से देखा। लेकिन जल्द ही उनकी आंखें चमक उठीं, और डार्कसीड को देखते ही आकृति के होठों से एक सुखद आश्चर्य निकल गया क्योंकि वह धीरे धीरे उठा और डार्कसीड की ओर चल पड़ा। तुरंत डार्कसीड आगे बढ़ना चाहता था और पहला वार करना चाहता था, लेकिन वह चौंक गया जब उसने पाया कि वह शैतानी विशालकाय आकृति से 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा है। हिलने में असमर्थ, वह केवल देख सकता था कि शैतान उसके सामने आ गया, उसके ऊपर 2 सिर ऊंचा, फिर धीरे धीरे उसके होठों पर एक मुस्कान उभरी। एक अविश्वसनीय रूप से जंगली मुस्कान, लगभग एक करीबी पुराने दोस्त के साथ मुलाकात की तरह, लेकिन उसके बाद जो शब्द आए वे चौंकाने वाले थे। घुटने टेको, आदेश आया जब डार्कसीड का दिल गूंजते आदेश से कांप उठा, और अगले ही पल 2 घुटनों के जमीन पर टकराने की आवाज गूंजी जब डार्कसीड ने पाया कि उसका अपना शरीर उसके नियंत्रण से बाहर हो रहा है, और वह तुरंत अपने घुटनों पर मजबूर हो गया। उसका सिर झुका हुआ था, ये सब उसके नियंत्रण से बिल्कुल परे था। उसकी हर कोशिका एक अजीब भय से कांप रही थी जिसे डार्कसीड समझ नहीं पा रहा था। केवल एक ही सवाल बचा था, ज़ेरास की आत्मा के अंदर रहने वाला शैतान कौन था?
तुम वास्तव में मेरे योद्धाओं में से एक के वंशज हो। डार्कसीड ने अपनी गर्दन पर दबाव कम होते हुए महसूस किया और वह अपना सिर ऊपर उठाकर शैतानी आकृति को देखने में सक्षम हो गया, जिसने धीरे धीरे अपनी नज़रें उससे हटा लीं और फिर उस व्यक्ति को देखा जो सूक्ष्म सिंहासन पर बैठा था और बस उन दोनों को बेपरवाह मुस्कुराहट के साथ देख रहा था। बहुत दिनों से नहीं मिले ज़ेरास। शैतान ने ज़ेरास को पुकारा, जो उपहास करते हुए उठा और शैतान की ओर चल पड़ा। बेशक ज़ेरास जानता था कि वह शैतानी आकृति कौन थी। अगर वह कोई और नहीं बल्कि काया और देशद्रोही व्यवस्था थी जिसने उसे उसकी सबसे ज़रूरी घड़ी में छोड़ दिया, तो वह कौन हो सकता था? बहुत दिनों से नहीं मिले काया देशद्रोही, ज़ेरास ने जवाब दिया, जिससे व्यवस्था ने जोर से हंसने से पहले अपनी भौहें ऊपर उठाईं। अध्याय 748 परीक्षा उत्तीर्ण करना। उसके शब्दों को सुनकर सभी अभिभावक चौंक कर चिल्ला उठे और तीव्रता से लॉर्ड थानोस की ओर देखने लगे, जिसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। अगले ही पल डार्कसीड का शरीर हवा में दिखाई दिया और सभी लोग मुंह खोले खड़े थे, क्योंकि वे भीतर जीवन रूप के विलक्षण खिलने को महसूस नहीं कर पा रहे थे। एक लाश की मृत्यु आभा उसके शरीर से बाहर निकलने लगी। वह वास्तव में मर चुका है। वे बुदबुदाए, अपनी दृष्टि पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। युद्ध से पहले उनकी योजना डार्कसीड का सामना करने और उसे मारने की थी, लेकिन जैसे जैसे उनकी लड़ाई जारी रही, उन्हें अच्छी तरह से पता था कि यह योजना असंभव के करीब थी। इसलिए उन्होंने एक और योजना बनाई, जो कि डार्कसीड को हमेशा के लिए बंद करना था। कौन सोच सकता था कि अजय डार्कसीड अब उनके सामने मृत से भी अधिक मृत पड़ा है? आपने ये कैसे किया? एक संरक्षक, वह अंधेरा व्यक्ति जिसने ज़ेरास को सबसे पहले युद्ध क्षेत्र में लाया था, अब खुद को रोक नहीं सका और उसने पूछा। ज़ेरास ने अपना उत्तर दिया, डार्कसीड का शरीर मेरे शरीर से ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली है, लेकिन उसकी आत्मा मुझसे कमजोर है। इस तरह मैं उसकी आत्मा को मिटाने में सक्षम था, जिससे उसकी मृत्यु सुनिश्चित हो गई। बातों को अनदेखा करते हुए लॉर्ड थानोस ने ज़ेरास के शरीर को गंभीरता से देखा और वह केवल दर्द की कल्पना कर सकता था। ये तुम्हारे सभी घावों को ठीक कर देगा। लॉर्ड थानोस ने ज़ेरास को एक अजीब हरी शीशी देते हुए उससे कहा, जिसे ज़ेरास ने अपनी मुट्ठी में ले लिया। लेकिन अगले ही पल ज़ेरास के शरीर के चारों ओर एक अजीब भंवर दिखाई दिया, क्योंकि उसका शरीर धीरे धीरे दूर खींचा जा रहा था। उसके चारों ओर अजीब दरार के कारण सभी संरक्षक तुरंत ज़ेरास से पीछे हट गए, लेकिन लॉर्ड थानोस ने ज़ेरास को घूरने से पहले अपनी भौहें सिकोड़ लीं। तुम संरक्षक नहीं हो, तुम एक परीक्षार्थी हो, उसने उसे पुकारा। लॉर्ड थैंक्स ने अपने पिता के अजीबोगरीब रूप के बारे में सुना है, और ज़ेरास के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। उन्हें आखिरकार उसकी असली उत्पत्ति के बारे में पता चल गया, लेकिन कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। हम मेरिगन हेवनली वर्ल्ड से न्यू मेरिगन हैं। अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो आप हमेशा हमारे पास आ सकते हैं। लॉर्ड थानोस ने झुककर ये शब्द कहे, और अगले ही पल दरार ने ज़ेरास को पूरी तरह से निगल लिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अपनी आंखें एक बार फिर खोलने पर ज़ेरास ने खुद को उसी सुनहरे कमरे में पाया। उसके हाथ में वह हरी शीशी थी जो लॉर्ड थानोस ने उसे सौंपी थी, और वह देख सकता था कि उसकी सारी चोटें एक बार फिर से ठीक हो गई थीं, इसलिए उसे भविष्य में इस्तेमाल के लिए बस हरी शीशी को अपने स्टोरेज रिंग में रखना था। एक बार जब वह काम पूरा कर चुका तो उसकी आंखें इधर उधर घूमी, लेकिन जब उसने देखा कि कमरे में कुल 5 लोग ही मौजूद थे तो वह थोड़ा हैरान हुआ। उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जिसे वह जानता था, लेकिन बाकी लोगों के बारे में वह नहीं कह सकता था कि वह उन्हें जानता है। कमरे में मौजूद सभी पुरस्कार हमेशा की तरह हवा में तैर रहे थे, और तुरंत ही सभी 5 प्रतिभाशाली लोगों ने आखिरकार वह सब कुछ लेना शुरू कर दिया जो उन्हें चाहिए था। 5 में से एक कोई और नहीं बल्कि सांच था, जिसने आगे बढ़कर पुरस्कारों में से कुछ अजीबोगरीब चीज़ों को पकड़ लिया। सौभाग्य से उसे इसके लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा, क्योंकि शेष प्रतिभाशाली लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं थी। एक बार जब वह अपना काम पूरा कर चुकी थी तो उसकी आंखें कमरे में चमक उठीं, लेकिन जब उसने देखा कि वह युवक अभी भी कोने में बैठा है, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये जानना ज़रूरी है कि यह किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए आखिरी मंजिल है, फिर भी वह अभी भी बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था, ठीक वैसे ही जैसे वह पिछली मंजिल पर था। इसका मतलब सिर्फ इतना हो सकता है। तुरंत वह उसकी ओर चली गई, उसकी आंखें चिंता में सिकुड़ी हुई थीं। तुम अभी भी पुरस्कार लेने के लिए क्यों नहीं हिल रहे हो? सांच ने पूछा जब वह ज़ेरास के पास पहुंची, जिसने उसकी स्थानिक अंगूठी को देखा और मुस्कुराया। आप जो चाहते थे उसे पाने के लिए बधाई, उन्होंने जवाब दिया। मैं गंभीर हूँ, मुझे मत बताओ कि तुम क्या योजना बना रहे हो। हाँ, ज़ेरस ने उससे कहा, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती। ज़ेरस खुद और मंजिल ऊपर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसे अभी तक बाली नहीं मिली थी। इसके बिना वह बार बार ऊपर चढ़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। कोई भी कभी भी 6ठी मंजिल से आगे नहीं बढ़ पाया, ज़ेरस। कोई भी नहीं, यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय प्रतिभा भी कभी वापस नहीं लौटी। क्या तुम सच में जोखिम उठाना चाहते हो?
सांचे ने गंभीरता से पूछा। हाँ, मैं चाहता हूँ, जेरस ने एक बार फिर से संक्षिप्त उत्तर दिया, और जिस तरह से उसने ये कहा, सांचे को ऐसा लगा कि शायद कुछ भी उसका मन नहीं बदल सकता। NOWELL-BE-IN.C ओम। मुझे बताओ कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। शायद मैं इसे पहचान सकता हूँ, सांचे ने उससे कहा, जबकि जेरास ने उसके चेहरे की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों का कोना हिल गया, उसकी पीठ के पीछे चला गया जहां उसने देखा कि सभी प्रतिभाशाली लोग अब हॉल से बाहर जा रहे थे, और 7 सेकंड से भी कम समय में कमरे में केवल सांचे और जेरास ही रह गए, साथ ही परी भी जो जल्द ही पतली हवा से प्रकट हुई, दूर पीछे तैरती हुई और उन दोनों को चुपचाप घूर रही थी। तुम्हें जाना चाहिए, सांचे। हर चीज के लिए शुक्रिया, जेरस ने उससे कहा, जबकि सांचे की आंखें सिकुड़ी हुई थीं। वह देख सकती थी कि जेरस ने सवाल को कैसे नजरअंदाज किया था, और इसने उसकी जिज्ञासा को और भी बढ़ा दिया। आखिर वह क्या ढूंढ रहा था? अगला परीक्षण जल्द ही शुरू होने वाला है, परी ने सांचे को जगाते हुए कहा। वह ये भी अच्छी तरह जानती थी कि दूसरे परीक्षण में उसके बचने की संभावना बहुत कम है, इसलिए अंत में वह केवल जेरस से पीछे हट सकती थी और फिर पुरस्कार कक्ष से गायब हो सकती थी। अब जो कुछ बचा था वह खड़ा जेरस और परी थी, जो भौहें सिकुड़कर उसे देख रही थी। तुम कौन हो और तुम क्या ढूंढ रहे हो? परी ने सबसे पहले सवाल पूछा, जिससे जेरस की भौहें ऊपर उठ गईं। उसे अचानक उससे ये पूछने में दिलचस्पी क्यों हुई कि वह कौन है? अगली मंजिल का द्वार कहाँ है? जेरस ने उसे जवाब दिया, और परी ने उसे घूर कर देखा, जबकि जेरस ने अपने पोकर भाव से पीछे देखा, जो बिल्कुल भी आसानी से डरने वाला नहीं था। अध्याय 654, बोनस अध्याय। उससे एक बार फिर मिलना दो। अचानक आकाशीय नीली आंखों की एक जोड़ी खुल गई, जैसे ही जेरास ने अपने चारों ओर देखा, और जब उसने पाया कि वह कहाँ है, तो उसका चेहरा बदल गया। वह समुद्र का तल, क्या ये हो सकता है? जेरास ने खुद को चौंकते हुए पूछा, और तुरंत जैसे ही वह समुद्र में गहरे और गहरे तैरता गया, उसकी आकृति पानी में से निकल गई। उसे याद आया कि पिछली बार जब वह यहाँ आया था तो समुद्र बिल्कुल वैसा ही था। ये वह जगह थी जहाँ वह उस प्राणी से मिला था जिसने दावा किया था कि वह वही है। वह उसके बारे में और जानना चाहता था, और अपने शिकार के लिए दौड़ते हुए एक पागल जानवर की तरह जेरास ने पानी में जोर से धक्का मारा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने उन विशाल जंजीरों को देखा जिन्हें उसने पिछली बार उस आकृति को बांधने के लिए जिम्मेदार माना था। ये सच है, ये वास्तव में वह है, जेरास ने खुद से सोचा, क्योंकि उसने एक बार फिर उस युवक को देखा था। उसका व्यवहार और स्वभाव पिछली बार की तरह ही था, न तो उसकी उम्र दिख रही थी और न ही उसमें कोई बदलाव आया था। उसके बाल बर्फ की तरह सफ़ेद थे जो उसने कभी देखा था, और उसके होंठ खून से भी ज्यादा लाल थे। यहाँ तक कि जेरास को भी उस युवक की खूबसूरती के आगे झुकना पड़ता, और वह तेजी से उसकी ओर तैरता हुआ लगभग 1 मीटर की दूरी पर खड़ा हो जाता। जब युवक ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो पानी में हल्की सी लहर उठी, जिससे उसकी आंखों की जगह गहरे काले छेद दिखाई दिए। जेरास की ओर देखने के लिए मुड़ते हुए उसकी नज़र अपने चारों ओर घूमी, उसके होंठ मुस्कुराहट में बदल गए। कितना दिलचस्प है, तुम थोड़े मजबूत हो गए हो, उसने कहा, जो पहली चीज उसने उसके बारे में नोटिस की। क्या तुम ही हो जो मुझे यहाँ लाए हो, या ये बस यूं ही होता है, या मेरी ताकत बढ़ने के साथ होता है? जेरास ने पूछा। वह अच्छी तरह जानता था कि पिछली बार की तरह यह मुलाकात शायद ज्यादा दिन न चले, लेकिन अगर वह खुद यहाँ आने का कोई रास्ता खोज ले तो वह लगातार यहाँ आ सकता था। मैं तुम्हें खुद यहाँ लाया हूँ, उसने उससे कहा। और तुमने ऐसा क्यों किया? जेरास ने पूछा, जब वह व्यक्ति उसकी ओर और भी ज्यादा मुस्कुराहट के साथ देख रहा था, फिर उसके पूरे शरीर को घेरे हुए जंजीरों को देखने लगा। तुम क्या सोचते हो? उसने पूछा, पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा, और जेरास ने उन जंजीरों को देखा जो उसे बांध रही थीं, और वह तुरंत समझ गया। एक व्यक्ति के लिए समुद्र के नीचे अनगिनत सालों तक बंधा रहना, तो अकेलापन वाकई एक चीज होगी। यह आश्चर्यजनक था कि इतने लंबे समय तक जंजीरों में बंधे रहने के बाद भी उसने अपनी इंद्रियों को कैसे बनाए रखा। और हमारे पास कितना समय है? जेरास ने जगह के चारों ओर देखते हुए पूछा। 10 मिनट, अगली गश्त से पहले, उसने शांति से उत्तर दिया, जेरास के विपरीत, जिसका दिल पकड़े जाने के डर से घबरा रहा था। 10 मिनट, यह उसके लिए उन सभी चीज़ों के बारे में पूछने के लिए मुश्किल से पर्याप्त समय था जिनकी उसे ज़रूरत थी या जो वह जानना चाहता था। और अचानक 50 सेकंड तक वहाँ सन्नाटा छा गया। तुम जवाब चाहते हो, लेकिन तुम्हें यह भी नहीं पता कि अपने सवाल कहाँ से शुरू करें, उसने अचानक कहा, मानो वह उसके दिमाग को पढ़ सकता हो। हाँ, मेरे पास वाकई तुम्हारे लिए लाखों सवाल हैं। जेरास खुद को रोक नहीं पाया और बोला, लेकिन पहले, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम असल में कौन हो? उसने सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा। मैं तुम हूँ, उसने कहा, पिछली बार की तरह ही जवाब देते हुए। मैं समझ नहीं पाया, तुम मेरी तरह कैसे हो सकते हो? जेरास ने उलझन में पूछा, और उसने जवाब में केवल मुस्कुराया। तुम जो भी खोज रहे हो उसमें से कुछ भी तुम नहीं समझ पाओगे।
लेकिन उन सभी को तुम जल्दी या बाद में जान जाओगे, उसने रहस्यमय तरीके से कहा। लेकिन जेरास ने हार नहीं मानी। सबसे पहले मैं इन जंजीरों को कैसे खोल सकता हूँ? जेरस ने जंजीरों की ओर हाथ बढ़ाते हुए पूछा, लेकिन आखिरी क्षण में वह रुक गया जब उसने देखा कि युवक उस पर बुरी तरह मुस्कुरा रहा है। उसकी आंखें जेरस की उंगली पर टिकी हुई थी, जो जंजीरों से बस कुछ इंच की दूरी पर थी। क्या? मेरी परिकल्पना यह है कि अगर तुम उन जंजीरों को छुओगे तो तुम तुरंत मर जाओगे। क्या? जेरास ने तुरंत पीछे की ओर झटका मारा, अपने हाथों को जितनी जल्दी हो सके दूर ले गया और जंजीरों से दूर चला गया। तुम मुझे पहले बता सकते थे, उसने चिल्लाकर कहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि युवक ने उसे लगभग मौत के मुंह में जाते हुए देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अगर वह थोड़ा सा भी असावधान होता तो वह मारा जाता। ये केवल एक परिकल्पना है, मैं पुष्टि करना चाहता था, उसने शैतानी हंसी के बीच कहा। मेरी मौत से पुष्टि करें? जेरास ने गुस्से से पूछा। ठीक है, यही एकमात्र तरीका है, उसने जेरास के नाक से नाक सिकोड़ते हुए कहा। मेरे बारे में चिंता मत करो, हालांकि तुम ही एकमात्र हो जो मुझे बचा सकते हो। तुम अभी उस स्तर पर नहीं हो, और करीब भी नहीं। तुम मुझे लगभग मरते हुए नहीं देखोगे जब मैं तुम्हारी एकमात्र आखिरी उम्मीद हूं। जेरास ने अविश्वास में फुसफुसाया। ठीक है, थोड़ा सा खेलना नुकसानदेह नहीं होगा, उसने असहाय भाव से कंधे उचकाते हुए कहा। ऐसा कुछ जो उसके चारों ओर जंजीरों के साथ बेहद मुश्किल होना चाहिए था, फिर भी उसने हमेशा की तरह इसे सामान्य तरीके से किया। तो रुको, अगर मैं इन जंजीरों को छूने मात्र से मर सकता हूं, तो क्या इसका मतलब है कि तुम इनसे विशेष रूप से प्रतिरक्षित हो या? जेरास ने पूछा। उस आदमी के शरीर पर इतनी बड़ी जंजीरें बंधी हुई थीं कि केवल उसका चेहरा और सिर ही बचा हुआ था। अगर जंजीरें उसे मौत के मुंह में धकेल सकती थीं, तो फिर उसके बारे में क्या कहा जाए जो पूरी तरह से जंजीरों में लिपटा हुआ था? आखिर वह किस स्तर के दर्द से गुजर रहा होगा? दर्द का वह स्तर जो उसे छूने मात्र से मार डालने के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन युवक को बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था, इसलिए एकमात्र स्पष्टीकरण केवल यही हो सकता था कि वह किसी न किसी तरह से प्रतिरक्षित था। ये कहना उचित होगा कि मैं प्रतिरक्षित हूँ। इस स्तर का दर्द तो सोचने लायक भी नहीं है। यह पागलपन है। खैर, मुझे अपने जीवन के बारे में बताओ, तुम्हारा सफ़र कैसा रहा? उसने उससे पूछा। उसकी ब्लैक होल जैसी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। अध्याय 749, पांचवां परीक्षण। बस आपको बता दें, इस टॉवर के इतिहास के बाद से कोई भी छठी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया है। क्या आप अभी भी छठी मंजिल पर जाना चाहते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो 100% संभावना है कि आप अपनी जान गंवा देंगे, परी ने हमेशा की तरह चेतावनी दी। फिर भी जेरास को लगा कि उसकी आवाज़ में किसी तरह की धमकी है। लगभग ऐसा ही। हाँ, मैं छठी मंजिल पर जाने को तैयार हूँ, जेरास ने पूरे विश्वास के साथ कहा, और परी ने सिर हिलाया, इससे पहले कि उसकी छड़ी गायब हो जाए और वह एक नई छड़ी लेकर आए। ये छड़ी घोर अंधकार की थी। ठीक है, तो ये छठी मंजिल का द्वार है, उसने कहा। अपनी छड़ी को इधर उधर घुमाया और जल्दी से हवा में एक रूनिक गेट बनाया। एक भी सेकंड का इंतजार किए बिना जेरास गहरी सांस लेते हुए पोर्टल की ओर चल पड़ा। अगर कोई उससे कहे कि उसे नीचे जाने से डर नहीं लगता तो ये झूठ होगा। समय की शुरुआत से ही कोई भी इससे बच नहीं पाया है, और उसकी मौत 100% निश्चित थी। लेकिन जेरास जोखिम उठाने को तैयार था, सत्य के लिए कुछ भी। ये उसके अंतिम शब्द थे। इससे पहले कि वह सीधे पोर्टल में गोता लगाए, उसका शरीर अंदर गायब हो गया। अब परी बची थी, जिसका चेहरा गंभीर था क्योंकि वह पोर्टल को देख रही थी, जो बंद होने लगा था। जल्द ही ये पूरी तरह से गायब हो गया। कमरे में केवल परी ही रह गई। ये बुरा है, ये उसके शब्द थे। इससे पहले कि वह जल्दी से गायब हो जाए, कमरे को चुपचाप छोड़ दे। मृत्यु एक सपना होगी जिसमें तुम खो जाना चाहोगे, लेकिन तुम कभी नहीं पाओगे। एक सफ़ेद सिर वाली आकृति के सादे अंधेरे रसातल से गुजरने पर आवाज़ अंधेरे में गूंज उठी। उसके चारों ओर शैतानी आकृतियां तैरती हुई दिखाई दीं। उनमें से कुछ ने उसके शरीर के चारों ओर अपने हाथ लपेटे, उसे पीछे खींचने की कोशिश की लेकिन असफल रहे, जबकि अन्य ने उसके पैरों के नीचे तीखे कांटे बिछा दिए। फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। इस रसातल में समय एक क्रूर मजाक है। तुम्हारी पीड़ा का कोई अंत नहीं होगा। उसके सिर के पीछे एक और छायादार आवाज़ गूंजी। फिर भी जेरास ने कोई ध्यान नहीं दिया। लगभग ऐसा लगा जैसे वह बहरा हो, और वह आगे बढ़ता रहा। उसे इस रास्ते पर चलते हुए कितना समय हो गया था, यह अनंत काल की तरह लगा। फिर भी ऐसा लगा जैसे उसने बस कुछ सेकंड पहले ही शुरुआत की थी। रसातल अंधेरा था और उसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। फिर भी वह बस एक दिशा ले सकता था और आगे बढ़ता रह सकता था। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा था या रसातल में इस रास्ते का अंत कहाँ है, अगर कभी कोई था। लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि वह सही रास्ते पर था। शैतानी छायादार आकृतियों के आधार पर जो उसकी इच्छा को सता रही थी, उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं।
वे उसके दिमाग में नकारात्मक बातें बोल रहे थे, चाहते थे कि वह टूट जाए, लेकिन ज़ेरास की इच्छाशक्ति इतनी मजबूत थी कि वह उसके आगे नहीं झुक सकता था, और उसके कदम बिल्कुल भी नहीं डगमगाए क्योंकि वह एक एक कदम आगे बढ़ता रहा। गहरे पानी की हवाएं ठंडी थीं जो उसके जीवन के सार के अवशेषों को बहा ले जा रही थीं, और उसके पैरों के नीचे के कांटे उसकी टांगों की हथेलियों में धंस गए थे, जिससे नसें फट गई थीं। दर्द तुम्हारा एकमात्र दोस्त बन जाएगा और ये तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, उसके दिमाग में एक छायादार विचार आया, जिससे उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। फिर भी ज़ेरास ने उन पर ध्यान नहीं दिया और वह एक और कदम आगे बढ़ा। सुनहरा खून खूंटियों से टपक रहा था, लेकिन वे उसे रोक नहीं पाए और वह आगे बढ़ता रहा। जल्द ही मैं बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लूंगा, जल्द ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह एक ही विचार ज़ेरास को आगे ले गया और वह गहरे अंधेरे में चला गया। आशा एक दूर की याद बनकर रह जाएगी, जिस पर अनंत निराशा छा जाएगी। उसके दिमाग में एक और छायादार विचार आया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और आगे बढ़ता रहा। वह चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, जब तक छायादार वस्तुएं गायब नहीं हो गईं, जब तक कि उसके शरीर से खून के सभी निशान नहीं निकल गए, जब तक कि उसकी मांसपेशियां लकवाग्रस्त नहीं हो गईं, जब तक कि उसकी हर सांस इस पीड़ा की याद दिलाने लगी कि वह बच नहीं सकता। यह एक मौत जैसा एहसास था, एक बासी एहसास, और उसे वाकई यकीन था कि वह अब मौत और जिंदगी के बीच की रेखा पर है, लेकिन फिर भी वह बिना रुके आगे बढ़ता रहा। आखिरकार धमाका, वह कांटों वाली जमीन पर गिर पड़ा और कांटों ने उसके शरीर को छेद दिया, उसके मांस के हर हिस्से में धंस गया। फिर भी उनमें से कोई भी ज़ेरास को रोक नहीं सका क्योंकि उसने कांटों को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया और अपनी उंगलियों की ताकत से खुद को आगे खींच लिया। उसका शरीर बार बार कांटों को चीरता हुआ उन्हें तोड़ता रहा, केवल उन्हें एक बार फिर चीरता हुआ और फिर से तोड़ता हुआ, लेकिन ज़ेरास फिर भी आगे बढ़ता रहा। ये दर्द उसके द्वारा अब तक महसूस की गई किसी भी चीज़ से ज़्यादा भयानक था, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने रुकने की हिम्मत की तो उसे एक और दर्द होगा जो उसे परेशान करेगा, जो कि उस समय महसूस किए जा रहे दर्द से अनगिनत गुना ज़्यादा भयानक होगा। और यह कोई और नहीं बल्कि पछतावे का दर्द था। इसलिए अंत में वह केवल आगे बढ़ता रह सकता था, अंधेरे में अनंत काल, अकेलेपन में अनंत काल और व्याकुल आशा में अनंत काल तक, जब तक कि आखिरकार ज़ेरास का हाथ किसी कठोर चीज़, किसी अलग चीज़ पर नहीं पड़ा। वह कमज़ोर और लगभग अंधा था, फिर भी वह जो कुछ भी छूता था उसकी कठोरता को महसूस कर सकता था और जानता था कि यह अलग है। ज़ेरास, उठो! ज़ेरास के शरीर के अकड़ने पर आवाज़ गूंज उठी। आवाज़ यह उसे बहुत जानी पहचानी लगी और उसकी आंखों में रोशनी लौटते ही चमक उठी। धीरे धीरे उसने अपना सिर ऊपर उठाया, उसकी आंखें उसके सामने मौजूद आकृति को देखना चाहती थीं, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर ऊपर उठाया, उसे कोई आकृति दिखाई नहीं दी। उसने केवल एक विशाल द्वार देखा जो स्वर्ग तक जाता था, जिस पर शैतानी बैंगनी रंग के रन लिखे हुए थे जो लयबद्ध रूप से बैंगनी प्रकाश को बाहर निकाल रहे थे, जो एक अशुभ भावना से भरा हुआ था। एक द्वार, आखिरकार कुछ, ज़ेरास फुसफुसाया और आश्चर्यजनक रूप से अगले ही पल वह अपने पैरों पर कूद गया। खुद को नीचे देखते हुए उसने कोई छेद या चोट नहीं पाए। उसके सारे घाव ठीक हो गए थे और उसके पीछे जमीन पर कोई और खूंटे नहीं थे, बस अंधेरे का एक गहरा कुआं था। और धीरे धीरे वह विशाल द्वार की ओर मुड़ा और अपनी ठंडी सफ़ेद उंगलियां आगे बढ़ा दीं। अध्याय 750, बाली का स्थान। दरवाजे ने अविश्वसनीय रूप से तेज आवाज की, लगभग एक गरजते हुए ड्रैगन की आवाज की तरह। इसके बाद अंधेरे हवा का एक तूफान गेट से बाहर आया, जो पूरी ताकत से ज़ेरास पर टूट पड़ा। वे उसकी त्वचा के हर इंच को चीरते हुए, उसके मांस को चीरते हुए कद्दूकस की तरह थे। दर्द दिमाग को झकझोर देने वाला था और यह इतनी तेजी से हुआ कि पलक झपकते ही खत्म हो गया। जमीन पर कुचले हुए लेटे हुए ज़ेरास ने अपने शरीर को देखा और इसे देखकर उसे ठंड लग गई। अभी उसके पास न तो त्वचा थी, न हड्डी, न मांस। वह एक स्याही जैसा काला व्यक्ति था जो छायाओं से बना था, जलती हुई काली छाया जिससे ऐसा लग रहा था कि वह भी गर्म लपटों में है। इस अवस्था में उसे कोई ऊर्जा या शक्ति महसूस नहीं हुई, लगभग ऐसा लगा जैसे वह बिल्कुल भी नहीं था। फिर भी वह दुनिया को उतनी ही आसानी से महसूस कर सकता था जितनी आसानी से उसे महसूस किया जा सकता था। धीरे धीरे वह गेट से बाहर निकला, उसकी गहरी काली छायादार आंखें उसके सामने पड़ी चीज़ों को घूर रही थीं। यह एक छोटा कमरा था जिसमें अंधेरे रूनिक फर्श पर एक चटाई के अलावा कुछ भी नहीं था, जो किसी प्रकार के काले रत्न से बना हुआ प्रतीत होता था। कमरे के बीच में एक चटाई थी जिस पर एक कढ़ाई रखी हुई थी। इसका रंग बर्फ जैसा था जो उदास माहौल के साथ एकदम विपरीत था। उसके सामने कढ़ाई के पीछे एक आकृति थी जिसने अजीब गोलाकार टोपी और लंबे काले वस्त्र पहने हुए थे जो उसके पूरे शरीर को ढक रहे थे, जिससे उसकी अधिकांश विशेषताएं छिप रही थीं। अपने हड्डीदार दाहिने हाथ में, जो कि उसके वस्त्रों के बीच से निकला हुआ था, उसने एक डंडा कसकर पकड़ रखा था जिसके शीर्ष पर दो लंबे नुकीले दांतों वाले एक काले कोबरा का सिर था। आओ युवा छाया,
आओ और मेरे साथ एक सौदा करो। उसकी कर्कश आवाज, जो द्वेष और बुराई से भरी हुई थी, उससे फुसफुसाते हुए बोली। जेरास अपने छाया रूप में आगे बढ़ा, कड़ाही के सामने आकर खड़ा हो गया। अंदर देखने पर उसे एक दूधिया सफेद तरल पदार्थ दिखाई दिया, जिसमें उसका अपना प्रतिबिंब ही दिखाई दे रहा था। असली जेरास की त्वचा नहीं, बल्कि वह छायादार रूप जो वह वर्तमान में था। उसकी आंखें चमक उठीं और वह जादूगर की ओर मुड़ा, जिसके काले पंजे धीरे धीरे उसके वस्त्र की जेब से बाहर निकले और एक बैंगनी तरल पदार्थ निकाला, जिसे उसने कड़ाही में फैला दिया। सौदा करो युवा छाया, सौदा करो, जादूगर ने दुष्टता से हंसते हुए कहा। जेरास की आंखें चमक उठीं और कड़ाही को देखने के लिए मुड़ा। उसे अब एक नीले रंग का घूमता हुआ भंवर मिला। आगे बढ़ो, सौदा करो, जादूगर ने उसे बहलाया और जेरास ने फैसला किया। मुझे बताओ कि एक विशेष बाली कहाँ है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बाली, जेरास ने फुसफुसाया। जादूगर के होठों से एक भयंकर दुष्ट हंसी निकली, जब उसका डंडा बैंगनी रोशनी से जगमगा उठा, डंडे पर सांप की आंखों के समान। फिर उसने डंडे के बट को जमीन पर पटक दिया, जिससे बैंगनी ऊर्जा की एक लहर पैदा हुई, जिसने जेरास की छायादार आकृति को जल्दी से घेर लिया। अगले ही पल हर जगह से अजीब बैंगनी ऊर्जा की जंजीरें दिखाई दीं, जो जेरास के चारों ओर बोआ की तहों की तरह कसकर लिपटी हुई थीं। जल्दी से उसके दोनों हाथ और पैर पकड़ लिए गए और उसे घुटनों के बल पर मजबूर कर दिया गया, जिससे वह हिल नहीं पा रहा था। मैं वह सब जानता हूं जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारे दिल की गहराई में छिपा है। इसमें अंगूठी भी शामिल है, युवा छाया। लेकिन यह एक सौदा है, तो इसमें मेरे लिए क्या है? जादूगर ने अपनी तीखी दुष्ट आवाज में पूछा और जेरास ने जवाब दिया। तुम क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ? जादूगर ने जेरास की ओर आगे बढ़ते हुए पूछा। फिर भी वह चलता हुआ नहीं बल्कि तैरता हुआ लग रहा था। ये जानना असंभव था कि उसके पास पैर हैं या नहीं, क्योंकि उसके पूरे शरीर पर लबादे लिपटे हुए थे। धीरे धीरे उसका हड्डीदार पंजा आगे बढ़ा और उसने जेरास के जबड़े को ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ जेरास के चेहरे से फिसल गया, क्योंकि वह छाया से बना हुआ था। चून की अंगूठी तुम्हें इतनी महत्वपूर्ण लगती है, तो क्यों ना हम एक उचित विनिमय पर सहमत हो जाएं? उसने उससे फुसफुसाते हुए कहा, अपना चेहरा जेरास के कान के पास बढ़ाया। मुझे अपनी आत्मा दे दो और जो कुछ भी तुम चाहते हो वह तुम्हारा होगा। यह उससे फुसफुसाया और जेरास की आंखों में चमक आ गई। मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ बाली, और मैं इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा से भी बेहतर कुछ देने को तैयार हूं। जेरास ने उत्तर दिया और छायादार प्राणी का शरीर एंग गया। अगले ही पल वह जेरास के सामने प्रकट हुआ। उसके कर्मचारियों पर सांप की आंखें एक शानदार रोशनी जला रही थीं, जिसके भीतर से जेरास को लालच का आभास हुआ। मुझे बताओ कि तुम्हारे पास अपनी आत्मा से बेहतर और क्या है? मेरे पास बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कुछ ऐसा जो मेरी आत्मा को ठीक कर सकता है, भले ही वह मर जाए, और मेरे शरीर को भी ठीक कर सकता है, अगर वह बूढ़ा हो जाए। क्या तुम बदले में इसे नहीं चाहोगे? जेरास ने लालची रोशनी को और भी ज्यादा चमकते हुए देखा और पूछा। मुझे ये चाहिए, इसे मुझे दे दो। तो यह है, जेरास ने उत्तर दिया, और पतली सी जगह से जेरास के सामने एक हरी शीशी प्रकट हुई। यह कोई और नहीं बल्कि भगवान थानोस द्वारा उसे दी गई शीशी थी, जिसमें कहा गया था कि यह उसे सामान्य स्थिति में वापस ला सकती है। वस्तु से जेरास को एक विशाल शक्ति का आभास हुआ, जिसके बारे में उसका मानना था कि यह न केवल उसके शरीर को बल्कि आत्मा को भी ठीक कर सकती है। इससे पहले कि वह अपना विचार बदल पाता, जादूगर ने उससे हरी शीशी छीन ली और तुरंत उसे अपने वस्त्र में वापस रख लिया। हमारा सौदा पक्का है। एक बार फिर उसने छड़ी के बट को जमीन पर पटक दिया, जिससे जेरास के छायादार शरीर को पकड़े हुए बैंगनी रंग की जंजीरें उसके डंडे में वापस आ गईं। जेरास एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा हुआ, भंवर को देखते हुए। वह देख सकता था कि जादूगर द्वारा इसमें विभिन्न सामग्री डालने के कारण ये तेजी से घूमने लगा था। आपको देखने का केवल एक ही मौका मिलता है, इसलिए जितना हो सके उतनी तेजी से और ध्यान से देखो, क्योंकि जो तुम चाहते हो वह बारिश में ठंडी हवा के झोंके से भी अधिक क्षणभंगुर हो सकता है, जादूगर ने फुसफुसाया। जेरास की आंखें तब तक चिपकी रहीं जब तक भंवर की छवि बदल नहीं गई और वह उसके सामने प्रकट हो गई। जल्द ही कड़ाही पर छवि बदल गई और जल्द ही उसने एक स्त्री आकृति की पीठ को प्रकट किया, जो वर्तमान में एक लंबे कांच के विमान से चल रही थी। जेरास को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि आकृति के बाल थे, बिल्कुल सही रंग के। ये सफेद और बैंगनी रंग का एक अजीब मिश्रण था, और उसके बाएं कान में वह नहीं था जो जेरास चाहता था। ये वह बाली थी जिसकी उसे तलाश थी, और जेरास के चूकने का एकमात्र कारण यह था कि इसे काले के बजाय बैंगनी रंग से रंगा गया था। वह काले रंग की बाली की उम्मीद कर रहा था, लेकिन बाली को बैंगनी रंग से रंगा गया था। अब जब उसे स्पष्ट रूप से दिखाया गया था, तब वह इसे महसूस करने में सक्षम था। क्या वह? जेरास ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हुए सोचा। वह चाहता था कि आकृति अपना सिर घुमाए, लेकिन छवि जल्द ही बंद हो गई, और एक बार फिर कड़ाही की जगह एक नीले रंग की घूमती हुई भंवर आ गई। हमारा सौदा पूरा हो गया है न?
जादूगर ने बुरी तरह से हंसते हुए कहा और जेरास की भौहें सिकुड़ गईं। हालांकि उसे दिखाया गया था कि बाली कहाँ छिपाई गई थी, लेकिन यह उसे यह नहीं दिखा पाई कि इसे कौन ले जा रहा है, और अगर जेरास को फेलिस के बारे में पहले से पता नहीं होता तो वह ये नहीं जान पाता कि बाली किसके पास है। केवल इतना कि यह किसी व्यक्ति के पास थी। जहां तक उस व्यक्ति के बारे में सवाल है तो जेरास को पता लगाना होगा। जादूगर उसे धोखा देने में लगभग सफल हो गया था। हमारा सौदा पूरा हो गया है। जेरास ने सहमति जताई, जिसके परिणामस्वरूप जादूगर की ओर से बुरी तरह से हंसी निकली। तो क्या तुम एक और सौदा करने को तैयार हो? उसने उससे पूछा, जबकि उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। चलो एक और सौदा करते हैं, उसने कहा, जिसके परिणामस्वरूप एक जोरदार ठहाका लगा। आओ, तुम क्या चाहते हो? जादूगर ने उससे पूछा। उसका बैंगनी स्टाफ एक और बैंगनी रोशनी से जगमगा उठा। आखिरी तस्वीर में दिखाई गई महिला की तस्वीर। उसका पिता खो गया है, मुझे बताइए कि वह कहाँ है, जेरास ने अनुरोध किया। लेकिन इस बार जादूगर ने न तो हंसी उड़ाई, न ही उसने अपनी छड़ी का बत जमीन पर पटका। इसके बजाय वह खोया हुआ और शांत था। एकदम घुटने वाली खामोशी 1 घंटे तक लगातार छाई रही। फिर आखिरकार आवाज गूंजी, इस बार गंभीरता से। तुम जिसे मांग रहे हो वह शापित और खोया हुआ है, कभी दिन न देखने के लिए छाया के दायरे में निर्वासित कर दिया गया, उसने उससे कहा, और जेरास ने जादूगर पर एक मजाकिया मुस्कान बिखेरी जिसे वह देखने में विफल नहीं हुआ। सौदे के लिए सौदा है न? मुझे मत बताओ कि तुम एक अच्छा सौदा नहीं करना चाहते। जेरास ने ताना मारा और अगले ही पल हवा में कुछ दिखाई दिया जो उसके ठीक ऊपर तैर रहा था। यह एक रहस्यमयी वस्तु थी, एक काली गेंद, लेकिन इसके भीतर कोई भी लाल बिजली की ऊर्जा की चमकदार चिंगारी और कभी कभी किसी प्राणी की दहाड़ सुन सकता था। इस बार मैं पिछले वाले से भी बेहतर कुछ पेश करता हूं। एक फंसा हुआ स्वर्गीय क्लेश ड्रैगन, हर उस साधक का खौफ जो मौजूद है। जेरास फुसफुसाया जब उसने शमन के कर्मचारियों से प्रकाश को और भी अधिक चमकते हुए देखा। तो आप क्या कहते हैं, डील मेकर? क्या हमारे पास कोई डील है?